हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति की। और इस यूनिट में आए हुए उन सवालों का अपन जिक्र करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में पूछे हैं। और हाँ, एक बार फिर मैं मेरी बात रिपीट करूंगा, ये सवाल आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जरूर पूछे हैं, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नीट और जेई के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हो, तो पूरे ध्यान से पढ़िए और हो सके तो इन्हें नोट भी करिए। आओ मेरे साथ सवाल देखिए। सवाल एक बार आप खुद पढ़िए, वीडियो को रोको और पहले सवाल को पढ़ो। जब सवाल समझ में आ जाए तो फिर अपन मिलकर के इसे सॉल्व करते हैं। खुद भी एक बार ट्राई करिए और अपने उत्तर की जांच करिए। ठीक, आओ मेरे साथ। ए त्रिज्या व एम द्रव्यमान की एक समान चक्ति क्षैतिज तल में केंद्र से परितः लंबवत अक्ष के सापेक्ष मुक्त रूप से कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। मैं समझा दूंगा सवाल को, एक बार मैं पढ़ लूं। अचानक एम द्रव्यमान का एक कण चक्ति की नेमी पर चिपक कर इसके साथ घूर्णन करने लगता है। नई कोणीय चाल क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। पहले की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और बाद की पूछ रहा है। और सवाल क्या कह रहा है वो सुनो आप। एक बार मैं यहां डायग्राम के साथ समझाता हूं। सवाल वो ये कह रहा है कि एक डिस्क है, चकती है, और ये इस अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। इसका द्रव्यमान यानी कि मास m है और इसकी जो त्रिज्या है वो a है। आप a ले लो, आप तो r ले लो, कोई फर्क ना पड़े। इसने a बोला है, आप खुद r ले लीजिए। तो एक स्मॉल m द्रव्यमान की एक डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूर्णन कर रही है। ठीक, अगली बार क्या कहता है कि अब अचानक इसकी परिधि पर, यानी कि नेमी जिसे बोलता है, ये परिधि पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण चिपका दिया जाता है। तो आज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश की वैल्यू क्या होगी? यह सवाल हमसे पूछा जा रहा है। इसकी रेडियस वही r या फिर आप a ले सकते हो। अब सुनो, यह सवाल कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, शायद ही वो फिजिक्स का पेपर होता है जिसमें कोणीय संवेग संरक्षण या फिर रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर कोई सवाल ना आए। बिल्कुल, तो इन तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलो आओ एक बार अपन इस सवाल की बात करते हैं। तो यहां कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, मतलब जिसे अपन जे कहते हैं, मतलब इसे एल भी कह देते हैं, एल भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है आई ओमेगा, और ये कांस्टेंट है। आज कोणीय संवेग कांस्टेंट है, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट है। तो आओ देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप कह सकते हैं J1 इक्वल टू J2। J मतलब आई ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बिल्कुल। अब आप I1 देखिए, यानी कि पहले वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, I की वैल्यू होगी, ये डिस्क है और ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस के सापेक्ष पूछ रहा है, मतलब ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण अगर हमें पता होना ही चाहिए, वो होता है mr² बटा 2। और ओमेगा 1 को आप ओमेगा लीजिए। बाद वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, मैं डिस्क की बात करूं तो वो तो वही mr² बटा 2। फिर अगर इस पार्टिकल की बात करें तो ये आ जाएगा mr²। हाँ, यहां स्मॉल m दिया है, अपन ने कैपिटल M ले लिया, कोई फर्क ना पड़े। और ओमेगा 2 को कह रहा है ओमेगा डैश, और बस ओमेगा डैश हमें बताना है। यकीन करिए जब आप इसे सोल्व करोगे
mr² 2 3/2 mr² ओमेगा डैश, mr² से mr², 2 से 2 कैंसिल, तो यकीन करिए ओमेगा डैश इक्वल टू ω/3 होगा और इसका आंसर ये डी आएगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। किस पर आधारित सवाल था? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित सवाल है। पहले का कोणीय संवेग बराबर बाद का कोणीय संवेग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल पढ़िए। यह सवाल है, एक घूम चक्कर पर खड़ा एक व्यक्ति अपने बाहें फैलाए हुए एक निश्चित कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। वह अचानक अपनी बाहें समेट लेता है। यदि सिमटी बाहों के साथ उसका जड़त्व आघूर्ण फैली हुई बाहों के साथ उसके जड़त्व आघूर्ण का 2/3 हो तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी? 50% बढ़ेगी, 50% घटेगी, 33.3% बढ़ेगी तो 33.3% घटेगी। सही आंसर क्या होगा? आज ये सवाल भी कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। बिल्कुल, पहले कोई आदमी अपनी भुजाएं फैला के खड़ा है, अचानक वह अपनी भुजाओं को समेट लेता है, तो इस केस में कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब आइए आप मेरे साथ, क्या पूछ रहा है? यहां यह जिक्र कर रहा है कि जड़त्वाघूर्ण का मान पहले वाले जड़त्वाघूर्ण का 2/3 हो गया, तो गतिज ऊर्जा के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, और यहां कोणीय संवेग कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है, हमें ऐसा आना चाहिए कि ऐसा सूत्र ढूंढो जिसमें कोणीय संवेग भी हो, घूर्णन गतिज ऊर्जा भी हो और जड़त्व आघूर्ण भी हो। तो ऐसा सूत्र हमें पता होना चाहिए पहले से। वास्तव में घूर्णन गतिज ऊर्जा E बराबर J²/2I, ऐसा कुछ सूत्र होता है जहां J कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, बस E और I का वो जिक्र कर रहा है। ये सवाल आता कहां से, मतलब ये सूत्र कहां से आता है, मैं बता देता हूं एक बार। E = 1/2 I ω², यह है घूर्णन गतिज ऊर्जा, जो सबको पता है, पता होनी ही चाहिए। इसे आप ये भी कह सकते हो I² ω²/2I। क्या किया? ऊपर भी I से गुणा किया, नीचे भी I से गुणा किया, तो ऐसा आ गया। यार इसे हम ये भी कह सकते हैं I⍵² I⍵ को अपन J कहते हैं, तो J²/2I आ गया आंसर। मतलब ये सूत्र हमें पहले से पता होना चाहिए। और सुनो, अगर हमें नहीं भी पता है तो आप लीनियर मोशन में चले जाइए और वहां जो रेखीय गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो E बराबर वास्तव में P²/2m लेते हैं। हाँ, ये भी उसी से आता है, E बराबर 1/2 mv² से आता है। मतलब इसी से अपन ये बना सकते हैं, ये कहानी रेखीय गति के लिए है तो ये कहानी घूर्णन गति के लिए है। ये रेखीय गतिज ऊर्जा है तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है। ये रेखीय संवेग है तो ये कोणीय संवेग है। ये मास यानी कि जड़त्व है तो फिर ये जड़त्व आघूर्ण है। ठीक, तो ये फॉर्मूला, ये सूत्र हमें आना ही चाहिए। अब सूत्र आता है, आगे सवाल कैसे सोल्व करें वो देखो आप। तो यार हमें ये पता है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर J²/2I, जहां J कांस्टेंट है, तो आप क्या बोल सकते हो? E = 1/I। हां बिल्कुल, इससे हम ये भी कह सकते हैं E1/E2 बराबर I2/I1 और इक्वेशन नंबर 1। मतलब इससे ये बनाना हमें आना चाहिए, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। और सुनो, सवाल क्या कह रहा है उसको भी मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं। सवाल कुछ ऐसा है, एक घूम चक्कर पर खड़ा
वो प्लेटफॉर्म कह सकता है। घूमते हुए मंच पर खड़ा है कोई आदमी, ये घूमता हुआ मंच है और ये आदमी भुजाएं फैला के खड़ा है और आज इसका जो जड़त्व गुण है वो आई है। चलो I1 ले लो और ये आई है। फिर सवाल वाला कहता है कि जब ये आदमी अपने भुजाओं को समेट लेता है तो आज इसका जो जड़त्व आघूर्ण है, जिसे आप I2 कह दीजिए दूसरे वाले केस में, वास्तव में वो पहले वाले केस का 2/3 भाग है। बोला उसने 2/3 भाग है। ठीक, यहां आप E1 की वैल्यू E ले लीजिए और एक बार के लिए E2 की वैल्यू पता कर लीजिए। और सुनो, क्योंकि गतिज ऊर्जा के मान में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है तो ज्यादा आसान होगा, आप E1 की वैल्यू अपने मन से 100 मान लीजिए। ऐसा हमने सपोज किया है, मतलब माना है। तो सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा, ये सारी वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और अब अगर E2 की वैल्यू 150 आ जाए तो कह देना 50% की वृद्धि हो रही है। अगर E2 की वैल्यू 50 आ जाए तो कह देना 50% की कमी हुई है। क्यों? पहले 100 बाद में 50, तो 50% की कमी। और सुनो, मान लो सोल्व करने पर यहां E2 की वैल्यू 120 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? पहले 100 बाद में 120, तो 20% की वृद्धि, मतलब हमारा टाइम बच जाएगा। बात यह है, ठीक है। बाकी तो जो मेथड होता है उससे भी सोल्व कर सकते हैं। आओ मेरे साथ, अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। आइए सर, E1 के लिए आपने 100 लिया है, E2 आपको आज पता करना है, I2 वही 2/3 I और I1 है वो I है। I से I चला गया। यकीन करिए यहां जो E2 की वैल्यू आएगी वो 150 ही आएगी। E2 की वैल्यू 150, E1 100। पहले की काइनेटिक एनर्जी 100, बाद की काइनेटिक एनर्जी 150। 50% की वृद्धि हो रही है तो इसका आंसर 50% बढ़ जाएगा, ये होगा बिल्कुल। और सुनो, अगर आप इसे 100 नहीं मानते हो, आप इसे E मानते हो, तो भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। और वास्तव में प्रतिशत परिवर्तन हम कैसे लेते हैं ये हमें आना चाहिए। वो कैसे? कभी भी अगर अपन प्रतिशत परिवर्तन देखते हैं तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू गुणा 100%, इससे पता करते हैं। अभी अगर अपन जो अभी सॉल्व किया है उससे देखूं मैं, तो देखो फाइनल तो आ गया 150, पहले का लिया था आपने 100, फिर यहां भी 100 और ये गुणा 100%। यकीन करिए इसका आंसर प्लस में 50% आ रहा है। इसका मतलब है 50% की वृद्धि हो रही है, प्लस का मतलब वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत परिवर्तन प्लस 50%, मतलब 50% की वृद्धि हो रही है और यही हमारा आंसर होगा। बहुत सरल, बहुत आसान। आगे बढ़ो, अगला सवाल। ये सवाल 2025 में, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले जो एग्जाम लगा था उसमें आया था। ये सवाल एक बार आप खुद पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है? 2 किलोग्राम द्रव्यमान तथा R त्रिज्या का एक गोलाकार कोष, गोलाकार कोष मतलब खोखला गोला, मतलब स्फेरिकल सेल, एक क्षैतिज धरातल पर कोणीय चाल ओमेगा से बिना फिसले लुढ़क रहा है, मतलब रोलिंग मोशन कर रहा है, जैसा कि ये बोल रहा है। मूल बिंदु O के परितः कोष के कोणीय संवेग का मान α/3 R² ओमेगा है, तो अल्फा का मान क्या होगा? बहुत सरल, बहुत आसान, सच में। आओ देखो बताता हूं। यानी कि इस बिंदु के रेस्पेक्ट में अपन से कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम पूछा है और ये गति कैसे कर रहा है? लोटनी गति, रोलिंग मोशन। अच्छा, रोलिंग मोशन में क्या होता है? इसमें रेखीय गति भी होती है और घूर्णन गति भी होती है।
तो आइए जे नॉट बिंदु ओ के रेस्पेक्ट में कोणीय संवेग का मान वास्तव में आज दो पदों का योग होगा, दो टर्म का योग होगा। एक बार कोणीय संवेग रेखीय गति के लिए लेना है, एक बार कोणीय संवेग घूर्णन गति के लिए लेना है। आइए जे नोट रेखीय गति के लिए एम वी आर होगा, तो घूर्णन गति के लिए आई ओमेगा होगा। बस आंसर आ जाएगा। आओ सोल्व करते हैं। यहां एम वी की वैल्यू होती है ओमेगा आर। ऐसा हमें पता होना चाहिए कि जब पिंड लोटनी गति करता है, रोलिंग मोशन करता है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो ओमेगा आर के इक्वल होती है। तो ये ओमेगा आर इंटू आर प्लस, अब आप आई देखो क्या पूछा है, किसके लिए पूछा है, गोलाकार कोस, खोखले गोले के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए। उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वास्तव में वो 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। एम आप स्मॉल लेते हो या कैपिटल सब चलेगा, यहां स्मॉल लिया है तो आप फिर स्मॉल ले लीजिए। यहां आपको लेना है 2/3 एम आर स्क्वायर और ओमेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो यकीन करो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये आएगा एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 2/3 एम ओमेगा आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 5/3 एम ओमेगा आर स्क्वायर कुछ ऐसा होगा। आज एम की वैल्यू 2 किलोग्राम दे रखी है, तो एम की वैल्यू पुट करने पर यह आएगा 10/3 ओमेगा आर स्क्वायर। सर हमारा आंसर आ गया। सर आंसर कहां आया, ये देखो आप, इसने क्या बोला, कोणीय संवेग का मान α/3 आर स्क्वायर ओमेगा है, और हमारे पास आ रहा है 10/3 ओमेगा आर स्क्वायर, यानी कि वही आर स्क्वायर ओमेगा या ओमेगा आर स्क्वायर सब चलेगा। मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो आ रहा है 10/3 आर स्क्वायर ओमेगा, और उसने दिया α/3 आर स्क्वायर ओमेगा, तो अल्फा की वैल्यू पूछी, वास्तव में अल्फा की वैल्यू 10 होगी, और ये अल्फा की वैल्यू 10। एक एम द्रव्यमान व आर त्रिज्या की पतली वृत्ताकार वलय का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। मतलब रिंग का पूछा है, वलय का पूछा है, डायमीटर के अकॉर्डिंग, जो हम सबको पता होना चाहिए कि अगर ये रिंग है तो इसका डायमीटर के जो अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I = mr²/2 होगा, और इसका आंसर सेकंड आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए आप, ये सवाल 2011 में पूछा हुआ सवाल है। एक बार आप सवाल खुद पढ़ लीजिए, देखो क्या है। ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 5.3 × 10⁻⁻26 किलोग्राम है, तथा इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली और इसके दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 1.94 × 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ये थोड़ा डाटा अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे तो मैंने लिख दिए हैं। मान लीजिए कि गैस के ऐसे अणु की औसत चाल 500 मीटर प्रति सेकंड है, और इसके घूर्णन की गतिज ऊर्जा स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की 2/3 है। अणु का कोणीय वेग या अणु का कोणीय चाल होगा। अणु की कोणीय चाल क्या होगी, कुछ भी बोल दो यार। सवाल एक बार और पढ़ लीजिए, बहुत ही सरल है। हां, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लेंदी हो सकती है। आओ देखो, पता है सवाल क्या बोल रहा है, वो ये कहता है, यहां से देखो, इसके घूर्णन की गतिज ऊर्जा यानी कि ई, घूर्णन की गतिज ऊर्जा स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की 2/3 है। मतलब ई स्थानांतरित, या आप रेखीय कह दीजिए इसे,
रेखीय गतिज ऊर्जा की 2/3 मतलब 2/3 है। सर यही सवाल है। वो कहता है, जो भी बोला आप ढंग से पढ़ लीजिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा या रेखीय गतिज ऊर्जा का 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। और फिर हमसे पूछ रहा है कि कोणीय वेग का मान क्या होगा, कोणीय चाल कितनी होगी। आओ देखो, घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, दुनिया जानती है। यहां 2/3 और रेखीय गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। हाँ ठीक है, आज भाई आई दे रखा है, एम दे रखा है, वी दे रखा है, और बस एक फॉर्मूला लो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 2 से 2 चला जाएगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा, पहले ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2mv² अपॉन 3, और ये आई। अगर आप ओमेगा का स्क्वायर हटा देते हो तो फिर यहां रूट आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करना है। यकीन करिए, जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 6.7 इंटू 10⁻12 है, रेडियन पर सेकंड होगा, और इसका आंसर सेकंड आएगा। बहुत सरल, बहुत आसान। बस ध्यान क्या रखना था, उसने जो बोला बस एक बार उस सूत्र को लिखा हमने, और कुछ नहीं किया, कि घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का 2/3 भाग है। हमें यह भी पता है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। हमें यह भी पता है कि रेखीय गतिज ऊर्जा का मान 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। बस सॉल्व करना था, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, एक घूर्णन गति करते हुए पिंड की गति का समीकरण कौन सा होगा, सही समीकरण कौन सा होगा। तो टो वेक्टर बराबर डी एल वेक्टर अपॉन डी टी, टो वेक्टर टो वेक्टर टो वेक्टर। तो देखो मैं आपको बताता हूं, टो यानी कि बल आघूर्ण, मतलब टॉर्क, और बल आघूर्ण होता है टो वेक्टर इक्वल टू डीजे वेक्टर अपॉन डी टी, और ये जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। इस कोणीय संवेग को वो आज एल कह रहा है, तो डीएल वेक्टर अपॉन डी। एक फॉर्मूला ये होता है, ऐसा अगर यहां है तो वो सही होगा। और सुनो, और भी बहुत सारे दे रखे हैं। टो वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि आर पहले आता है, एफ बाद में आता है। ठीक, टो वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ को अपन बोलते हैं डीपी वेक्टर अपॉन डी। अगर ऐसा भी यहां फॉर्मूला है तो फिर वो हमारा सही आंसर होगा। अब आप चेक करिए, पहला ऑप्शन मैं देख पा रहा हूं, टो वेक्टर इक्वल टू डीएल वेक्टर अपॉन डी, बिल्कुल सही, बाकी तो फिर गलत है। मतलब यही सही हो गया। अब बाकी आप खुद चेक कर लेना, मतलब यहां क्रॉस ही आना चाहिए, यहां डॉट नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं देख पा रहा हूं जहां तक, इसमें पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां ज्यादा टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। यह सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, 2011 में पूछा हुआ सवाल है, और इस सवाल पर आधारित, इस पैटर्न पर, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में सवाल पूछने वाला है एग्जामिनर। बता देता हूं आपको क्या कहता है। HCl अणु का द्रव्यमान केंद्र, HCl अणु का द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले वह बंद लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। HCl का जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, और दिया हुआ है H+ तथा Cl- आयनों का द्रव्यमान क्रम से 1 और 35 एटम मास यूनिट है। ये Au जो है वो है एटम मास यूनिट, एवं अंतर परमाणविक दूरी 10⁻⁻10 मीटर है, और एक Au बराबर 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम दे रखा है। आइए सर, हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, वो ये, एक कण का द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, इनका सेंटर ऑफ मास यहां है, और इनके बीच की दूरी का मान r है।
दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सूत्र होता है, वास्तव में वो सूत्र होता है I बराबर m1 m2 m1 प्लस m2 और ये r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, r भी दे रखा है, आंसर आ जाएगा। आओ मेरे साथ, यहां m1 इक्वल टू 1 एटम मास यूनिट पूरा बोला है मैंने। यहां m2 इक्वल टू, क्योंकि उसने बोला क्या है, देखो यहां तो H लिया है और यहां Cl लिया है, तो इसका मास तो है 1 एटम मास यूनिट, इसका है 35 एटम मास यूनिट। तो m1 1 एटम मास यूनिट, ये 35 एटम मास यूनिट। और हां, एक एटम मास यूनिट होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg। और यहां जो R है वो दिया है 10 की पावर -10 मीटर। इसको किलोग्राम में बदलना जरूरी था क्योंकि आंसर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में दिया गया है। अब आओ देखो, ये वैल्यू आपको यहां पुट करनी है और आंसर कुछ ऐसा आएगा। m1 1 है, m2 35 है, 1 प्लस 35 को जोड़ोगे तो यहां 36 आएगा, पर ये जो आएगा वो एटम मास यूनिट में आएगा, किलोग्राम में चेंज करना है तो 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 ये किलोग्राम में हो जाएगा। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू, ये जो मैंने लिखी है ना वो किलोग्राम में हो जाएगी, ठीक। और आर की मैं बात करूं तो 10 की पावर -10 और इसका होल स्क्वायर। आप सोल्व जब करोगे तो देखो, करते हैं सोल्व। ये 10 की पावर -27, ये 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर करो तो 10 की पावर -20, ये 10 की पावर -27 और वो 20, यानी कि 10 की पावर -47 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर आया। अच्छा, इधर क्या लिखना है? ये 35/36 है और इसको 1.66 से इंटू करना है। ध्यान देना, जब आप सोल्व करोगे ना, एक बार तो मैं आंसर लिख देता हूं, जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.613 गुणा 10 की पावर -47 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने यहां देख करके लिखा है। पता है मैंने ऐसा क्यों लिखा है? आओ, हमारा आंसर 10 की पावर -47 में तो पक्का हो गया, क्योंकि बाकी तो जो गुणा भाग है वो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी। तो यहां ये 10 की पावर -37 है, गलत। 10 की पावर -37 है, गलत। 10 की पावर -47 सही हो सकता है, 10 की पावर -47 सही हो सकता है। और सुनो, यहां है ये 1.66 और इसको गुणा किया जा रहा है 35/36 से। 35/36 1 से कम है, 35/36 1 से कम है, और 1 से कम है, इससे जब आप इंटू करोगे निश्चित रूप से इसका आंसर 1.66 से कम आएगा, मतलब किसी भी हालत में 1.66 तो नहीं आने वाला। तो ये आंसर वैसे गलत हो गया। बचा कौन सा? ये आंसर। मतलब आप इसे पूरी कैलकुलेशन ना करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो करो, कौन मना कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात हमें समझ में आई होगी, और ये बात बहुत ही जल्दी आने वाले एग्जाम में और नए तरीके से पूछने वाला है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ऐसा ही सवाल पूछ ले। कहता है 12 पाई सेंटीमीटर की चौड़ाई वाली एक पतली प्लेट को बेलन के रूप में बदला जाता है। एक पतली प्लेट है, इसको बेलन के रूप में बदला जाता है, जिससे इसकी परिधि, ये जो परिधि है, जिससे इसकी परिधि चौड़ाई के बराबर है। प्लेट का जो द्रव्यमान है वो 200 ग्राम है। इसकी सतह पर स्थित एक्स अक्ष डैश के परितः इसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? कहने का मतलब इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण हमसे पूछ रहा है। तो सवाल कुछ ऐसे कह रहा है कि आपके पास एक प्लेट है और इस प्लेट की ये जो चौड़ाई है ये दे रखा है 12 पाई सेंटीमीटर, और फिर इसको मोड़ करके एक
खोखला बेलन बना दिया गया है। बिल्कुल, ये बन गया खोखला बेलन। खोखला बेलन बना दिया गया है। तो बेलन की दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा? आइए मैं बताता हूं। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि वास्तव में ये जो परिधि है, इस परिधि का मान इस चौड़ाई के बराबर होगा। ये जो चौड़ाई आपको दे रखा है 12 पाई सेंटीमीटर, इसका मान ही वास्तव में परिधि 2 पाई आर के बराबर होगा। पाई से पाई चला गया, यकीन करिए यहां आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर मिलेगी। ओके ठीक है। और अब हमें दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताना है। इस प्लेट को मोड़ करके जब हमने ऐसा बनाया तो ये क्या बन गया? खोखला बेलन बन गया। और खोखले बेलन का जनित्र अक्ष के सापेक्ष इसे जेनेटर एक्सिस भी कहते हैं। मतलब लंबाई के अनुदिश स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हमें पूछा जा रहा है। इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, जो हमें आना चाहिए पहले से, 2mr²। ये इसका सूत्र होगा। सर हमें द्रव्यमान दे रखा है, त्रिज्या आर हमने ज्ञात कर ली, बस आंसर बताना है। और एक अच्छी बात, यहां जो आंसर है वो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो ग्राम को ग्राम ही रहने दो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने दो। आओ मेरे साथ, और ये सूत्र हमें आना चाहिए। अब यह देखो, 2m की वैल्यू है भाई 200 ग्राम, r की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो इसका होल स्क्वायर। यकीन करिए ये 400 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 14400, वो भी ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, किसी ठोस गोले का उसके व्यास के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा? बताओ, कितना सरल, कितना आसान। डायरेक्ट सूत्र ही याद रखना है। और किसी ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष या सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का सूत्र हम सबको पता है, और वो है 2/5 mr²। 2/5 mr²। तो इसका आंसर बी होगा। ये पूछा गया है 2013 वाली एग्जाम में। ठीक है, हालांकि आजकल मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे डायरेक्ट सूत्र उसे नहीं पूछना चाहिए, पर पूछे हैं। अभी 2025 में भी पूछा है, मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं। एक पिंड पर लगाए गए बल आघूर्ण और उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। मतलब एक तो पूछ लिया अपन से टॉ, और एक पूछ रहा है घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो देखो, अगर आप टॉर्क की बात करते हो तो ये होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, ये तो टॉर्क हो गया। घूर्णन गतिज ऊर्जा जिसे आप E कह रहे हो, वो है 1/2 I ω²। पर जैसा कि हमें पता है ओमेगा इक्वल टू V/R होता है, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 I और V²/R²। आप देख लीजिए, इसका आंसर ये वाला आंसर होगा। यानी कि R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ये तो है टॉर्क की वैल्यू, बलाघूर्ण की वैल्यू, और ये जो है 1/2 I ω², बस ओमेगा की जगह इसने V²/R² बोला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सूत्र पूछे गए हैं, बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए। एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m व त्रिज्या r है। एक मिनट, अपन थोड़ा वापस चलते हैं। देखो, ये हुआ, ये जो सवाल पूछा, m द्रव्यमान एवं r त्रिज्या की पतली वृत्ताकार वलय का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये 2025 में अभी अभी पूछा गया था। तो अभी जो मैं बता रहा था ना
कि भाई ऐसे डायरेक्ट भी सूत्र पूछे जा रहे हैं, तो 2025 में भी तो पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं। सारे ही सवाल मुश्किल और सारे सवाल हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां ये 2025 लिखा हुआ नहीं था, इसलिए अपन को लोड करके वापस आना पड़ा। अब आगे बढ़, ये सवाल क्या कह रहा है, एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m व त्रिज्या r है, इसका द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान I है, इसको पिघलाकर टी मोटाई की डिस्क बनाई जाती है, यानी कि चकती बनाई जाती है। एक ठोस गोले को पिघला करके एक चकती बनाई जाती है, इसका तल के लंबवत किनारे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण वही आई रहता है, तो डिस्क की त्रिज्या क्या होगी। आओ देखो सवाल क्या पूछ रहा है। वास्तव में सवाल कुछ ऐसा है, एक ठोस गोला है और इस ठोस गोले को पिघलाकर एक डिस्क बनाई जाती है। वो कहता है ठोस गोले का द्रव्यमान आप कैपिटल एम ले लो, द्रव्यमान m है और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जब ये घूर्णन करता है तो इसका जड़त्व आघूर्ण I बोल रखा है, और हम सबको पता है कि I की वैल्यू होती है 2/5 mr²। अब इसको पिघला करके उसने ऐसी एक डिस्क बना दी, चकती बना दी, टी मोटाई की चकती बना दी, और अब ये कहता है कि इसके तल के लंबवत और किनारे से गुजरती हुई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का सूत्र वही रहता है जो यहां है, तो इसकी त्रिज्या यानी कि r डैश ले लो, और ये r डैश अपन से पूछ रहा है। समझो बात को, इसकी त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या r डैश पूछ रहा है। द्रव्यमान तो वही रहने वाला है, समझिए बात को। हमें यह पता होना चाहिए कि वास्तव में इस डिस्क के लिए आज जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, तो यहां I बराबर होगा वास्तव में 3/2 mr², पर r मत बोलो, इसे r डैश का स्क्वायर बोलो। द्रव्यमान तो दोनों का बराबर रहेगा, मास तो बराबर रहेगा, पिघलाने पर मास एक जैसा ही रहने वाला है। त्रिज्या दोनों की अलग अलग है, इसकी त्रिज्या r है, उसकी त्रिज्या r डैश है। सवाल के अनुसार इसकी वैल्यू उसके बराबर कर दीजिए, मतलब यहां 3/2 mr डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr²। m से m चला गया, यकीन करिए आज r डैश की जो वैल्यू आएगी वो 4/15 r², इसका रूट होगा। सॉल्व करने पर ये 2/√15 और ये r आएगा। इसका आंसर जहां तक अपन देख पा रहे हैं, इसका आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। किया क्या है, एक ठोस गोले को पिघला करके एक चकती बना दी, और कहता है कि ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो कि 2/5 mr² होता है, उतना ही है जितना कि उस डिस्क के लिए तल के लंबवत और एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष होता है, दोनों बराबर है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ठोस गोले के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² होता है, तो डिस्क के लिए 3/2 mr² होता है। द्रव्यमान तो बराबर होगा, पर इसकी त्रिज्या r जो उसने बोली है, इसकी त्रिज्या r डैश जो पूछी है, बस दोनों को बराबर करो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, ध्यान दें यहां इसकी मोटाई का कोई रोल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखो, सवाल है 3L लंबाई की पतली छड़ को एक सिरे के समकोण पर चित्र में दिखाए अनुसार मोड़ा गया है, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक होंगे, इसे मूल बिंदु मान लीजिए, और द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक आज ही पूछ रहा है। तो देखो, यूं मान लो कि ये लंबाई L जो कि डायग्राम में दे रखी है, ये वाली लंबाई है 2L।
अगर इसका द्रव्यमान आप m मानते हो तो निश्चित रूप से इसका द्रव्यमान 2m होगा। वैसे तो इस सवाल को ऑप्शन देख करके बिना पेन उठाए अपन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको कि इस सवाल को बिना पेन उठाए अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए, आप इस एल लंबाई वाली अगर मैं छड़ की बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा, और इस 12 लंबाई वाली छड़ की बात करूं तो इसका द्रव्यमान केंद्र भी बिल्कुल बीच में होगा। समझो, वास्तव में आप इसे m1 कह दीजिए जिसकी वैल्यू m है, इसका द्रव्यमान आप m2 कह दीजिए जो कि 2m है। और सुनो, इसके जो कोऑर्डिनेट बनते हैं l/2 और 0, यानी कि x डायरेक्शन में l/2, y डायरेक्शन में 0। इसके अगर कोऑर्डिनेट देखें तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 और l, यानी कि x डायरेक्शन तो 0 लेकिन y डायरेक्शन में l। अब देखो, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पूछ रहा है तो RCM वेक्टर इक्वल टू होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। आप इस मेथड से भी ले सकते हो, मेथड और भी हैं, पर ठीक है, अगर आपने कोऑर्डिनेट बना है तो आप इसी तरीके से लीजिए। आइए, m1 की वैल्यू तो ले रहा है ये m, और इसके जो कोऑर्डिनेट वो है l/2 और 0, तो आप ये कह सकते हो l/2 i कैप, और j कैप में तो 0 है, लेने की जरूरत नहीं है, प्लस m2 की वैल्यू आप लीजिए 2m, और इस m2 के जो कोऑर्डिनेट है i कैप में तो 0 और j कैप में l, यानी कि y डायरेक्शन में l, तो आप इसे l और j कैप ले लीजिए अपॉन m1m, और जो m2 है वो 2m। यकीन करिए, जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा l/6 i कैप प्लस, ये देख पा रहा हूं मैं, 2/3 l और j कैप, ये इसका आंसर होगा। हाँ, मैंने सोल्व कर लिया। m प्लस 2m, ये कितना आएगा 3m, m से m चला जाएगा तो l/6 रह जाएगा। यहां ये 3m है और 2m/3m अगर लेते हो तो m से m कैंसिल हो जाएगा और वही 2/3 l होगा। मतलब इसके निर्देशांक l/6 और 2/3 l होगा। कौन सा आंसर होगा? l/6 और 2/3 l बी होगा। अब बात ये कि सर इस सवाल को आप बिना पेन उठाए कैसे सोल्व कर सकते थे, तो बताता हूं। हमें इतना पता होना चाहिए कि वास्तव में इस पूरी निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो होगा, एक तो ये ध्यान रखना है कि जितना x में होगा उतना y में नहीं होगा, क्योंकि y में तो वास्तव में इसकी लंबाई कितनी है छड़ की 2l, और x डायरेक्शन में इसकी लंबाई कितनी है l। तो एक तो ये कि जितना x में होगा उतना y में नहीं होगा, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं तो द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन l/2 से कम होगी। हाँ बिल्कुल, l/2 से कम होगी। और अगर इसकी बात करें तो y डायरेक्शन की बात करूं तो l से कम होगी। सर ऐसा क्यों है? आप सुनिए, इस l लंबाई का सेंटर ऑफ मास यहां, इस 2l लंबाई का सेंटर ऑफ मास यहां, और अब जो सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है वास्तव में वो इसे मिलाने वाली रेखा के किसी पॉइंट पर मिलने वाला है, इधर मिलने वाला है। और ये वाला पॉइंट अगर मैं x डायरेक्शन की देखूं तो l/2 से कम, और अगर मैं y डायरेक्शन की देखूं तो l से कम। अब आओ देखो, ऑप्शन देखो। लेकिन सर इतना हम वहां नहीं सोच पाए, तो नहीं, सेंटर ऑफ मास वाले सवालों को ऐसे ही सोचना है एक बार, तो हल तो बाद में करना है, शायद वहां आपको पेन ही ना उठाना पड़े। सेंटर ऑफ मास के सवाल जितने ज्यादा मुश्किल लगते हैं वास्तव में उतने ही आसान होते हैं। अगर ये सवाल एग्जाम में आता तो बस आपको इतना ध्यान रखना था कि यार सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक जितने x में होंगे उतने y में नहीं होंगे, यानी कि x और y में बराबर नहीं होंगे। पहली बात तो ये, अगर मैं x की बात करूं तो l/2 से कम, मैं y की बात करूं तो l से कम। अब देखो आप, ये l/3 ये तो वैसे गलत हो गया, l/6 ये वैसे गलत हो गया। इधर आइए, ये जो आई कैप का आप देख पा रहे हो, ये आई कैप और ये जे कैप, ये कितना दिया है 3/2 l दिया है। ओ भाई
3/2L, ये तो L से भी ज्यादा बता दिया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा हुआ आंसर वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा आंसर होगा, और वो सही आंसर होगा।